गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत आप सभी का विजडम एजुकेशन में। आज 16 जुलाई 2020 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं वहाँ के प्रीलिम्स में, मेंस में और इंटरव्यू में तीनों ही जगह यह सहायक हो सकती हैं। तो सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग के साथ इसे शेयर कर दें जो यूपीएससी की तैयारी करता हो, जो स्टेट पीसीएस की तैयारी करता हो या जो किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करता हो। और साथ ही साथ उनके साथ डिस्कस करें। जिस टॉपिक का मैं यहाँ चर्चा करता हूँ आपके साथ, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है उसी का मैं चर्चा करता हूँ, और उस टॉपिक का डिस्कस अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर करें। इससे आपका नॉलेज इन्हेंस होता है, नॉलेज इनरिच होता है, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आज का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है इसकी चर्चा मैं लास्ट में कर दूंगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। और इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 2019 में यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन पूछा, 20 में भी यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्यों, वीडियो के आखिर में मैं डिस्कस कर दूंगा। क्वेश्चन इंग्लिश में है, लेकिन मैं हिंदी में भी आपके लिए अनुवाद कर दूंगा। क्वेश्चन क्या है कि which of the following adopted a law on data protection and privacy for its citizen known as General Data Protection Regulation in 2016 and started implementation of it from 25th May 2018। क्वेश्चन का कहना है कि एक जीडीपीआर, एक शॉर्ट फॉर्म याद रख लेना, जीडीपीआर काफी चर्चा में था। जीडीपीआर जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, इनमें से किस देशों ने जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन लेके आई अपने नागरिकों के डाटा को सुरक्षित करने के लिए, जो इम्प्लीमेंट किया, जिसकी शुरुआत की 25 मई 2018 से। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर होगा कि इनमें से किस देश ने जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन लेकर आई। एक एक्ट है, ये एक्ट पारित किया अपने संसद में। क्यों? क्योंकि अपने नागरिकों की डाटा का सुरक्षा हो सके इसके लिए। तो आपके ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, बी कनाडा, सी यूरोपीय यूनियन, डी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसका जवाब आपको हमें कमेंट सेक्शन में देना है। वीडियो देखना शुरू किया है तो पॉज करके सबसे पहले इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दे दो, आखिर में मैं इस पर डिस्कस कर दूंगा। एक बार इसको पढ़ सकते हो। जैसा कि हमने आपको बताया था कि गूगल जो है इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेगी कितना, तो $10 बिलियन इन्वेस्टमेंट करेगी। $10 बिलियन रफली होता है आपको 75,000 करोड़ रुपये, और 75,000 करोड़ में ये 33,000, लगभग 34,000 जो है, 34,000 ये गूगल जो है इन्वेस्ट कर रही है किसमें, रिलायंस में। तो रिलायंस टोटल जो है 75,000 के आसपास इंडिया में इन्वेस्ट करेगी। उस 75,000 में 34,000 के आसपास ये जियो में ही इन्वेस्ट कर रही है, राइट। तो थोड़ा सा बेसिक जानकारी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो फर्स्ट पेज पे ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस न्यूज़ पे कल एडिटोरियल आया था और हमने एडिटोरियल में डिस्कस कर लिया है, इसलिए हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन जाकर इसको पढ़ लेना। स्किल इंडिया का 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है। स्किल इंडिया 5 वर्ष कंप्लीट किया है। 2015 में स्किल इंडिया आया था और आज 2020 है। ऐसे कंडीशन में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का स्टेटमेंट है कुछ, और इस स्टेटमेंट से रिलेटेड कल जो है कौशल विकास मंत्री जी का एडिटोरियल था, हमने डिटेल से वहाँ डिस्कस किया था। आज हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इस न्यूज़ को पढ़ना जरूर आप लोग। देखो, व्यापार समझौते पे वार्ता करेंगे भारत और यूरोपीय यूनियन। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच में क्या क्या संबंध है, पॉजिटिव एस्पेक्ट है, नेगेटिव एस्पेक्ट है, कल हमने चर्चा किया था। यहाँ पे क्या है न्यूज़ कि इंडिया और यूरोपीय यूनियन रणनीतिक साझेदार 2025 एक रोड मैप जारी हुआ है कि भारत और यूरोपीय यूनियन 2025 तक किस रणनीति पे काम करेगी। रोड मैप होता है एक रणनीति।
रोड मैप होता है कि ये चीज़ें हैं, ये काम है जिस काम पे दोनों देश मिलकर काम करेंगे, एक गाइडलाइन कर सकते हो। तो इस रोड मैप में चर्चा किया गया है कि दोनों देश जो है सैन्य साझेदारी में काम करेंगे, डिफेंस और सुरक्षा में काम करेंगे, और हिंद महासागर की सामरिक या समुद्रिक सुरक्षा में सहयोग करेंगे, नौसेना में सहयोग करेंगे। देखो मैं एक आपको आइलैंड दिखाता हूँ सबसे पहले। ओके, ये हमारा प्यारा भारत इंडिया। जब इसके नीचे आओगे आप तो यहाँ पे डिएगो गार्सिया आपको दिख जाएगा। यहाँ पे एग्जैक्टली डिएगो गार्सिया है, और डिएगो गार्सिया जो है जिस पे अमेरिका का नेवल सैनिक बेस्ड है, उसका यूज इंडिया भी करता है, राइट। इंडिया, चूँकि अमेरिका और इंडिया के बीच में, यूएसए और इंडिया के बीच में नेवल पैक्ट साइन हुआ है कि यूएसए इंडिया का जो क्षेत्र यूज कर सकता है और इंडिया यूएसए का क्षेत्र यूज कर सकता है। साथ ही साथ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो यह है, देखो एक सेकंड, मैं ईस्ट कर लूँ इसको, नॉर्थ कर लूँ, हाँ राइट। ये जो आइलैंड है, ये आइलैंड है, ये देखो यहाँ मॉरिशस है, यहाँ पे आपको मेडागास्कर दिख जाएगा, और ये जो आइलैंड है, इस आइलैंड का नाम है रीयूनियन आइलैंड। ये जो आइलैंड है, इस आइलैंड का नाम है रीयूनियन आइलैंड, और रीयूनियन आइलैंड पे किसका अधिकार है? तो फ्रांस का अधिकार है। ये जो आइलैंड है, ये आइलैंड किसका है? तो फ्रांस का है। तो हमने जो यूरोपीय यूनियन के साथ नेवल पैक्ट साइन किया है, हमने जो यूरोपीय यूनियन के साथ हिंद महासागर में सहयोग करने की बात कही है, उसका एक मतलब यह भी है कि हमें एक्सेस दे यूरोपीय यूनियन या फ्रांस एक्सेस दे, चूँकि फ्रांस यूरोपीय यूनियन का पार्ट है। ऐसे कंडीशन में हमें यूरोपीय यूनियन या फ्रांस एक्सेस दे कि हम इनके इस आइलैंड का यूज अपने नेवल बेस के लिए कर सकें, ताकि हिंद महासागर में हमें चीन को इनकाउंटर करना है, राइट। तो इसको व्यापक मतलब में आप समझ सकते हो, और ख़ास करके मैप जाकर के ज़रूर देखना, डिएगो गार्सिया का मैप ज़रूर देखना, आप रीयूनियन आइलैंड का मैप जाकर के ज़रूर देखना गूगल मैप से। साथ ही साथ जो है दोनों देशों के बीच में स्वच्छ ऊर्जा, क्लीन एनर्जी को लेकर के भी संयुक्त घोषणा पत्र जारी हुआ है। क्लीन एनर्जी मतलब क्या हुआ? रेन्यूएबल एनर्जी। रेन्यूएबल एनर्जी का पार्ट क्या क्या हुआ? रेन्यूएबल एनर्जी को कहा जाता है नवीकरणीय ऊर्जा, यानी इसमें सौर ऊर्जा आता है, इसमें विंड एनर्जी आता है, पवन ऊर्जा आता है, छोटा स्मॉल हाइड्रो प्लांट इसमें आता है। तो ये सारे के सारे पार्ट पे भारत और यूरोपीय यूनियन मिल के काम करेंगे। तो इसका जो है एक रणनीति जारी हुआ है 2025 का, 20 से 25 के बीच में भारत और यूरोपीय यूनियन क्या क्या मिल के करेंगे, उसके लिए एक रणनीति जारी हुआ है, एक स्ट्रेटजिक प्लान जारी किया है। तो इसको भी जाकर के एक बार पढ़ लेना। बाकी यूरोपीय यूनियन क्या है, यूरोपीय यूनियन में कितने सदस्य हैं, यूरोपीय यूनियन की स्थापना कब हुई थी, भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच में क्या संबंध है, क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट है, क्या नेगेटिव एस्पेक्ट है, क्या विवाद का पक्ष है, इसको लेकर के कल हमने डिस्कस किया था। देखो यहाँ पे जो न्यूज़ है काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। आरक्षण जैसे टॉपिक को कोशिश करता हूँ मैं अवॉइड करने का, लेकिन मैं इस पर डिस्कस करूँगा ज़रूर। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने दीजिए मराठा आरक्षण को लेकर के। 27 से रोज़ाना इस पर डिस्कशन होगा, रोज़ाना इस पर जो है सुनवाई होगा कि मराठा को आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। जब इस पर फाइनल डिसीजन आएगा उसके बाद हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे आरक्षण को लेकर के। अभी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि भारत के किस संविधान के किस आर्टिकल के तहत, किस अनुच्छेद के तहत आरक्षण का प्रावधान किया गया, राइट। तो कमेंट सेक्शन में निश्चित तौर पे बताएं कि किस आर्टिकल के द्वारा आरक्षण का प्रावधान किया गया है। रक्षा मंत्री कल से लद्दाख दौरे पे बहादुर जवानों से मिलेंगे। राजनाथ सिंह जो हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं, उनका कल से टूर है लद्दाख में। देखते हैं उनके बाद वहाँ पे क्या डिसीजन लेते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेंगे, ये न्यूज़ हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। राजनाथ सिंह जी का, हमारे देश का रक्षा मंत्री, देखो
यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि आपके देश का डिफेंस मिनिस्टर क्या कर रहा है, क्या उनका स्टेटमेंट दिया है, उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। फिनांस मिनिस्टर का क्या स्टेटमेंट है, उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर का क्या स्टेटमेंट है, उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। प्रेसिडेंट का क्या स्टेटमेंट है, उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। ये जो महत्वपूर्ण मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट के अलावा जो महत्वपूर्ण मिनिस्टर है, जिसे किचन कैबिनेट भी कहा जाता है, तो उनके स्टेटमेंट का मूल्यांकन करना बहुत ही ज़रूरी होता है और उसी मूल्यांकन के आधार पे यूपीएससी प्रीलिम्स या मेंस में क्वेश्चन पूछता है, राइट। मुझे जो इस न्यूज़ में आपके साथ डिस्कस करना है, यहाँ पे रक्षा गलियारा, देखो रक्षा गलियारे से घटेगी आयात पे निर्भरता। तो रक्षा राज्य मंत्री जी हैं, इनका कहना है कि रक्षा गलियारे एक बार अगर कंप्लीट बन जाता है, कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है, कंप्लीट रूप से काम करना शुरू करता है, तो ऐसे कंडीशन में जो हम दूसरे देश से रक्षा सामान खरीदते हैं, हम इजराइल से परचेज करते हैं, हम रशिया से परचेज करते हैं, हम अमेरिका से परचेज करते हैं, तो भारत जो है इन देशों पर निर्भरता कम हो जाएगी, भारत खुद इसको बनाना शुरू कर देगा। तो डिफेंस कॉरिडोर क्या है और डिफेंस कॉरिडोर कहाँ कहाँ स्थापित किया गया है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। देखो सबसे पहले सिप्री की रिपोर्ट है। सिप्री क्या होता है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट एक संस्थान है। ये अपनी रिपोर्ट में कहा है 2012 से 18 के बीच में भारत दुनिया का सबसे बड़ा सबसे बड़ा हथियार खरीदार था। भारत सबसे अधिक हथियार का इंपोर्ट करता था। विश्व में जितना टोटल हथियार का इंपोर्ट होता है उसमें इंडिया अकेले 13% हथियार का इंपोर्ट करता था। और अगर आप इसको ध्यान से सुनोगे, अगर मेंस पर्सपेक्टिव से जाओगे, तो इंडिया और पाकिस्तान, इन दो देशों के बीच में विवाद कभी समाप्त नहीं होने वाला है। इसका एक महत्वपूर्ण रीजन ये है कि विश्व के जो बहुत महत्वपूर्ण देश हैं जो हथियार बनाते हैं, भले ही वो अमेरिका हो, चीन हो, रशिया हो, ये सारे के सारे देश जो नहीं चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कभी समझौता हो। भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर समझौता हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में ये दोनों देश जो है इन देशों से, अमेरिका से, रशिया से, चीन से हथियार खरीदना बंद कर देगा। इसलिए ये देश जो है डिस्प्यूट क्रिएट करते रहते हैं, राइट। तो ये देश कभी नहीं चाहेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में शांति और अमन स्थापित हो, क्योंकि इन देशों का काम है हथियार बेचना। और अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में शांति हो गया तो ऐसे कंडीशन में हथियार खरीदना बंद हो जाएगा। इंपॉर्टेंट नहीं है, न्यूज़ पे लौटते हैं। न्यूज़ क्या है कि दो जगह याद रख लेना, उत्तर प्रदेश में और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर यानी रक्षा गलियारे स्थापित किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा जगह है मैं बता देता हूँ आपको। बहुत सारे मेरे मित्र यहाँ पे उत्तर प्रदेश के भी हैं। तो लखनऊ में, कानपुर में, आगरा में, अलीगढ़ में, चित्रकूट में और झांसी में यहाँ पे डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। और तमिलनाडु में कहाँ कहाँ बन रहा है? तो चेन्नई में, होसूर में, सलेम में, कोयम्बटूर में और तिरुचिरापल्ली यहाँ पे बन रहा है। तो ये थोड़ा सा लोकेशन आप याद रख लेना, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख लेना कि यूपी में और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर सरकार बना रही है। समय की मांग है नया संसद भवन, बिल्कुल मांग होनी चाहिए। अब ये न्यूज़ सुनो कि न्यूज़ क्या है। पहले कि भारत सरकार एक परियोजना लाई है, इसे कहा जाता है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। भारत सरकार की एक परियोजना है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट क्या है? देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है इंडिया गेट और यहाँ पे राष्ट्रपति भवन है। इसके बीच में लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो भी कार्यालय हैं, भारत सरकार के इम्पोर्टेंट कार्यालय दोनों साइड में है। भले ही वो रक्षा विभाग का कार्यालय है, रक्षा मंत्रालय है, भले ही वो विदेश मंत्रालय है, भले ही वो वित्त मंत्रालय है, इसके साथ साथ संसद भवन भी है इसके आसपास में। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है जो बहुत पुराना हो चुका है,
उस बिल्डिंग को रिकंस्ट्रक्ट करने का काम, पुनर्निर्माण करने का काम को ही कहा गया है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। यानी इंडिया गेट से लेकर के संसद राष्ट्रपति भवन के बीच में जो भी कार्यालय हैं, जो भी मंत्रालय हैं, उस मंत्रालय के बिल्डिंग को रिकंस्ट्रक्ट करने का काम, साथ ही साथ संसद भवन को रिकंस्ट्रक्ट करने का काम का ही नाम है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। उम्मीद करता हूँ इतना आपके लिए क्लियर होगा। अब देखो, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख लेना कि भारत की जो संसद है, वर्तमान जो संसद है, इसकी शुरुआत, इसका जो उद्घाटन किया था वो किया था 18 जनवरी 1927 को। कब? किसने? लॉर्ड इरविन ने 18 जनवरी 1927 को इसकी स्थापना किया था, इसका उद्घाटन किया था लॉर्ड इरविन ने। तो संसद भवन को लगभग 93 वर्ष हो चुके हैं। ऐसी कंडीशन में नया संसद भवन बनने की आवश्यकता है। पुराने संसद भवन को हमें त्याग कर नया संसद भवन बनाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ दो डिजाइनर का नाम याद रख लेना, दो वास्तुकला जो हैं, एक है एडवर्ड लुटियन और दूसरा है हर्बर्ट बेकर। तो संसद भवन के जो आसपास का क्षेत्र है, इसी के नाम पे, लुटियन के नाम पे ही लुटियन क्षेत्र कहा जाता है उसको। दिल्ली का जो सबसे रईस इलाका है, जहाँ सांसद रहते हैं, जहाँ विधायक रहते हैं, जहाँ मंत्री रहते हैं, जहाँ देश के नामी गिनामी उद्योगपति रहते हैं, उसे कहा जाता है लुटियन क्षेत्र। लुटियन दिल्ली भी आपने सुना होगा। तो लुटियन दिल्ली का नाम इसी के नाम पर पड़ा है, जिसका नाम है लुटियन, और ये डिजाइनर थे संसद भवन का। अब चलता हूँ यहाँ से लेकर आपको सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के डिटेल पे। 19 में जो है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने सेंट्रल विस्टा विकास परियोजना की परिकल्पना की थी, इसको शुरुआत करने की चर्चा किया था। इसमें एक संसद भवन भी बनेगा और ये संसद भवन जो है त्रिकोण ये होगा, यानी इस तरह का होगा। देखो, इस तरह का संसद भवन बनेगा। वर्तमान का संसद भवन इस तरह का है, गोलाकार है, सर्कल है, और ये जो नया प्रस्तावित है वो बनेगा आपको ट्रायंगुलर, यानी त्रिकोणीय बनेगा। इसके लिए जो है 20,000 करोड़ रुपया लगभग खर्च होगा। 20,000 करोड़ रुपया जो है संसद की बिल्डिंग बनाने में, और इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक कई बिल्डिंग बनाने में खर्च आएगी लगभग। तो थोड़ा सा बेसिक चीज़ें याद रखना, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट याद रख लेना। हो सकता है प्रीलिम्स में आपको यही क्वेश्चन पूछ दें कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट किस चीज़ से रिलेटेड है, राइट। एक बार पढ़ सकते हो, बहुत ज़्यादा मुझे पढ़ के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगा, लेकिन एक बार आप इसको पढ़ सकते हैं। आत्मनिर्भरता के लिए वैसे भी हमने कई बार डिस्कस किया है, एक बार लेकिन आप इसको देख सकते हैं। शिक्षा में सुधार से ही संभव आत्मनिर्भर। देखो, हालांकि ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के लिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टेट पीसीएस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन राइटर जो ये लिखे हैं ये कुछ खास मुझे नहीं लगा, यानी कुछ क्रक्स नहीं लगा। एडिटोरियल कब इंपॉर्टेंट होता है? जब किसी भी टॉपिक के बारे में कुछ सकारात्मक 5 से 10 पॉइंट आपको पॉजिटिव पॉइंट मिल जाए, या एटलीस्ट 5 पॉजिटिव मिल जाए, 5 नेगेटिव मिल जाए, यानी सरकार की आलोचना भी मिल जाए कि सरकार जो है शिक्षा के क्षेत्र में काम क्या क्या नहीं कर रही है। सरकार को इस तीव्रता से काम करनी चाहिए था एजुकेशन सेक्टर में, लेकिन सरकार उस तीव्रता से काम नहीं कर रही है, और उसके बाद एक कंक्लूजन अच्छा से मिल जाए। लेकिन इस तरह का कुछ डिटेल इसमें दिया हुआ नहीं है, लेकिन एक बार आप इसको पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत और अमेरिका में कारोबारी नज़दीकियां की कोशिश हुई तेज। ओके, तो यहाँ पे भारत और अमेरिका के बीच में जो है व्यापार डिस्कस होने वाला है। यहाँ पे देखो, हमारे देश के जो वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल और उनके जो अमेरिकी समकक्ष हैं, उनके बीच में बैठक का आयोजन किया गया है, तो उसको लेकर के कुछ चर्चा किया गया है। तो यहाँ पे जो है हम आज, चूँकि हमारे पास एडिटोरियल इम्पोर्टेंट नहीं था, तो यहाँ पे हम आपके साथ भारत और अमेरिका के बीच में जो संबंध है उस संबंधों को डिटेल से एनालिसिस करेंगे।
देखो, भारत और अमेरिका के बीच में जो संबंध है, उस संबंध का सकारात्मक पॉइंट यह है कि अमेरिका जो है अपने क्लोजेस्ट एलाई के साथ, अमेरिका जापान के साथ या अमेरिका यूरोपीय यूनियन के साथ, जो उनका क्लोजेस्ट एलाई है, उस क्लोजेस्ट एलाई के साथ 4 महत्वपूर्ण समझौता करता है और 4 में 3 समझौता पे ऑलरेडी इंडिया साइन कर चुका है। हालांकि इसका नाम इंग्लिश में है, लेकिन आपको इसको शॉर्ट फॉर्म में एटलीस्ट याद रखना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश से डिस्टेंस बढ़ाना चाहिए। देखो, होता क्या है ना कि जब यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का पेपर आप देखोगे, तो उस पेपर में अगर आप हिंदी पे पूरी तरह से डिपेंडेंट होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप पेपर क्लियर नहीं कर पाओगे, क्योंकि हिंदी काफ़ी क्लिष्ट होता है, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें आपको अंग्रेजी में भी जाननी चाहिए। आपको फिल्म्स निकालना है, उसमें आप इंग्लिश में निकालो, हिंदी में निकालो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेंस में आपको हिंदी लिखना है, वो याद रखना, राइट। तो आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो कई चीज़ें मैं आपको इंग्लिश में डिस्कस इसलिए कर देता हूँ कि उसका इंग्लिश में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर आपको मेंस लिखना है, तो वहाँ भी आप इंग्लिश वर्ड को देवनागरी में लिख सकते हो। जैसे हमने आज डिस्कस किया था जीडीपीआर, जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। तो आपको मान लो इसका हिंदी नहीं पता, तो आप उसको देवनागरी में ही लिख सकते हो, जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, ऐसे जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको लेकर के कुछ यूपीएससी का जो टॉपर है उसका कॉपी शेयर कर दूंगा, जाकर के वो कॉपी ज़रूर देख लेना कि वो भी इस चीज़ों को रिपीट करता है। यूपीएससी मेंस में आपके पास बिल्कुल समय नहीं होगा कि आप जो है इतना सोचो, बहुत कम समय होता है, 30-20 क्वेश्चन का आपको जवाब देना होता है और बहुत कम समय होता है, राइट। तो मैं आता हूं इस टॉपिक पे कि अमेरिका अपने सहयोगी के साथ, क्लोजेस्ट एलाई के साथ 4 महत्वपूर्ण समझौता करता है, जिसमें 3 इंडिया साइन किया हुआ है। तो एक कोमकासा इंडिया ने 2018 में साइन किया था, कम्युनिकेशन कॉम्पेटेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। दूसरा है लेमोआ। ये जो है मैं अक्सर चर्चा करता हूँ कि भारत अमेरिका के नेवल बेस का यूज कर सकता है और अमेरिका इंडिया के नेवल बेस का यूज कर सकता है इसी समझौता के तहत, यानी लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट 16। तीसरा है GSOMIA, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट 2002। लेकिन भारत ने अभी तक बेका साइन नहीं किया। तो कौन सा एग्रीमेंट साइन नहीं किया है, ये याद रखना, BECA, यानी बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। ये तो पॉजिटिव एस्पेक्ट है। दूसरा पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है कि भारत को अमेरिका ने STA1 का दर्जा दिया है। STA1 का दर्जा मतलब होता है कि अमेरिका जो है वो हथियार इंडिया को बेच सकता है, या इंडिया वो हथियार अमेरिका से परचेज कर सकता है जो अमेरिका सिर्फ नाटो को देता है, ऑस्ट्रेलिया को देता है, जापान को देता है या दक्षिण कोरिया को देता है। तो अमेरिका का जो क्लोजेस्ट एलाई है, इस दर्जा के बाद इंडिया अमेरिका का क्लोजेस्ट एलाई बन जाता है। 2+2 वार्ता भारत सिर्फ जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ ही करता है, और अब हमने शुरुआत किया है किसके साथ, तो अमेरिका के साथ। 2+2 में क्या होता है कि भारत के जो विदेश मंत्री होते हैं और भारत के जो रक्षा मंत्री होते हैं, वहाँ के विदेश मंत्री भारत के जो रक्षा मंत्री हैं और भारत के विदेश मंत्री अपने अमेरिकी समकक्ष के साथ मिलकर बात करते हैं। यानी अमेरिका के जो रक्षा मंत्री हैं और अमेरिका के जो वित्त मंत्री हैं, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, अमेरिका के रक्षा मंत्री और अमेरिका के विदेश मंत्री, इंडिया के रक्षा मंत्री और इंडिया के विदेश मंत्री मिल के वार्ता करते हैं। और इस तरह का वार्ता इंडिया सिर्फ जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ करता था, लेकिन अब करना शुरू किया है अमेरिका के साथ भी। साथ ही साथ भारत जो है ट्रेड में सरप्लस की स्थिति में है। भारत अमेरिका से प्रत्येक वर्ष $25 बिलियन कमाता है। हालांकि अभी ये कम हुआ, लगभग $20 बिलियन के आसपास अभी भी है। $20 बिलियन का बेनिफिट इंडिया को होता है अमेरिका से प्रत्येक वर्ष। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोगी की भूमिका निभाता है और रणनीतिक और आतंकवाद पे सहयोगी है। हमें मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित करना था, हमारा सहयोग किया है किसने, तो हमारा सहयोग किया
इसने, अमेरिका ने। विदेशी मुद्रा प्राप्ति का एक बहुत बड़ा सोर्स है। गूगल का सीईओ कौन है? इंडियन है। कई देशों के कई कंपनी जो है, जो फेमस कंपनी है, बड़ी कंपनी है, उसका सीईओ इंडियन है। इंडिया के कई लोग अमेरिका में रहते हैं और इंडिया को क्या भेजते हैं? फॉरेक्स रिजर्व भेजते हैं, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। तो ये तो पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गया। चुनौती क्या है? पहला चुनौती ये है कि जीएसपी से बाहर कर दिया था 190 मिलियन डॉलर के सामान को। देखो, मैं एक कंफ्यूजन आप लोग का क्लियर करता हूं कि मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन क्या होता है नॉर्मली। एक बार मैं फिर क्लियर करता हूं। मैंने पहले भी इसको लेकर के क्लियर किया है, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे इंडिया और अमेरिका में दोनों में 1000 तक सेम चलता है। 1000 के बाद, 1000 के बाद क्या होता है कि इंडिया में जो है 100 से मल्टीप्लाई होता है। 1000 से 100 में गुना कर दो, 1 लाख हो जाएगा। 1 लाख में 100 से गुना कर दो, 1 करोड़ हो जाएगा। 1 करोड़ में 100 से गुना करो, 1 अरब हो जाएगा। 1 अरब में 100 से गुना करो, 1 खरब होगा। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में 1000 के बाद जो है, 1000 के बाद 1000 मल्टीप्लाई होता है इसमें। यानी 1000 इंटू 1000 करो, कितना होगा? तो 10 टू द पावर 6 हो गया, 6 जीरो हो गया। और इसको 1 मिलियन कहा जाता है। इसी तरह से 10 पे अगर 9 जीरो हो गया, 10 पे 9 जो जीरो हो गया, 6 जीरो हो गया 1 मिलियन, 9 जीरो हो गया 10 पे 1 बिलियन, 12 जीरो हो गया 1 ट्रिलियन। तो 3 के मल्टीप्लाई में बढ़ता है, 3 जीरो के मल्टीप्लाई में बढ़ता है, यानी 1000 के मल्टीप्लाई में अमेरिका में बढ़ता है। यानी 1 मिलियन कितना हुआ? 1 मिलियन यानी 10 लाख हो गया एक तरह से। 10 पे 6 जीरो कितना हुआ? 10 लाख हो गया। 10 लाख और $1 होता है लगभग 75 रुपये के आसपास। तो 75 इंटू 10 लाख गुना करोगे तो आपको आएगा 7.5 करोड़। यानी 1 मिलियन कितना होता है? 7.5 करोड़। और 1 बिलियन कितना होता है? 75 करोड़ के आसपास, 7500 करोड़ के आसपास होगा। 1 बिलियन हो गया, आपको 7500 करोड़ के आसपास आएगा, राइट। अब देखो, न्यूज़ पे लौटते हैं कि जीएसपी से बाहर क्या है? 190 मिलियन का सामान जो है, यानी जनरलाइज प्रेफरेंस सिस्टम इसको कहा जाता था। इस सामान पे, ये जो बेसिक सामान होता था, इस सामान पे वहाँ पे टैरिफ काफ़ी कम लगता था और इसको समाप्त कर दिया है अमेरिका ने। साथ ही साथ H1B वीज़ा का इशू है। हमने देखा है कि किस तरह से H1B वीज़ा को निलंबित करने का आदेश दिया है आपको अमेरिका ने। और ऐसे कंडीशन में भारत के जो आईटी सेक्टर के लोग काम करते हैं उसके लिए परेशानी हो सकती है। इसी तरह से हार्ले डेविडसन की बाइक है, लोग 15 लाख के आसपास ये बाइक आती है, 15 से 20 लाख के बीच में। तो अमेरिका का आरोप है कि भारत इस बाइक पे काफ़ी ज़्यादा टैरिफ लगाता है। और आपको मज़ेदार बात बताऊं कि जब भी ट्रम्प साहब हमारे मोदी साहब से मिलते हैं तो इस बाइक के बारे में ज़रूर डिस्कस करते हैं कि इस बाइक का टैरिफ कम कीजिए इंडिया में, ताकि लोग अधिक से अधिक परचेज करें। नेक्स्ट मुद्दा है सोलर प्लेट का इशू और कृषि सब्सिडी मुद्दा। इस दोनों मुद्दा को लेकर के भारत और अमेरिका दोनों WTO में फंसे हुए हैं। WTO में दोनों एक दूसरे देश के खिलाफ गए हैं इस मुद्दा को लेकर के, चाहे वो सोलर प्लेट का विवाद हो, चाहे वो कृषि सब्सिडी मुद्दा हो। S-400 मिसाइल हमने परचेज किया रशिया से, और उसके बाद जो है अभी भी इंडिया को खतरा है, चूँकि हम रशिया से परचेज कर रहे हैं S-400 मिसाइल। तो इंडिया पे सैंक्शन लगा सकता है कौन? तो अमेरिका। और किस एक्ट के द्वारा? देखो, अमेरिका में एक एक्ट पारित हुआ 2017 में जिसे काटसा कहा जाता था, CAATSA, काटसा, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। बस ये याद रख लेना, काटसा 2017 में अमेरिकी संसद में पारित हुआ। इस एक्ट में मूल प्रावधान क्या है कि जो भी देश रक्षा उत्पाद खरीदेगा 3 देश से, रशिया से, ईरान से और नॉर्थ कोरिया से, उस देशों पे अमेरिका प्रतिबंध लगा सकता है। रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया से जो भी देश रक्षा उत्पाद खरीदेगा उस पर अमेरिका प्रतिबंध लगा सकता है। हमने S-400 मिसाइल खरीदा कहाँ से? तो रशिया से, इसलिए अमेरिका हम पे प्रतिबंध लगा सकता है।
इंडिया पे अमेरिका के प्रतिबंध का दबाव पड़ रहा है। तालिबान उसी को लेकर के भी है। अमेरिका किस तरह से अफगानिस्तान से हटना चाहता है, और अमेरिका अगर अफगानिस्तान से हट गया, अपने सैनिकों को वापस कर लिया, तो इंडिया की भूमिका बढ़ जाएगी उस क्षेत्र में, इंडिया पे दबाव बढ़ेगा। चूँकि तालिबान किसका समर्थक है, तो तालिबान पाकिस्तान का समर्थक है, पाकिस्तान तालिबान को समर्थन देता है। ऐसे कंडीशन में इंडिया में आतंकवाद बढ़ सकता है। डाटा लोकलाइजेशन को लेकर भी चर्चा है। डाटा लोकलाइजेशन क्या होता है? डाटा होता है कि जैसे मान लो आप पेटीएम में कोई सामान परचेज करते हैं, या अमेजन में मान लो कोई सामान आप परचेज करते हैं, तो आपके कार्ड का जो डिटेल होता है, आपके जो है नाम हो गया, पिताजी का नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपका एड्रेस हो गया, और आपके कार्ड का डिटेल ये स्टोर हो जाता है अमेरिका में जाके। यानी आपने अमेजन से परचेज किया, आपने फ्लिपकार्ट से परचेज किया, तो ये चीज़ें आपका डाटा अमेरिका में चला जाता है, और भारत सरकार का कहना है कि आप डाटा इंडिया में ही स्टोर कीजिए, डाटा लोकल स्टोर कीजिए, इंडिया के बाउंड्री सीमा में ही स्टोर होना चाहिए, अमेरिका में आपका डाटा स्टोर नहीं होना चाहिए। तो इसको लेकर के भी चर्चा है। और साथ ही साथ ईरान को लेकर के हमने कल डिस्कस किया था डिटेल से कि भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए ईरान पे निर्भर था, लेकिन अमेरिका के दबाव के आगे झुकते हुए इंडिया ने ईरान से तेल परचेज करना बंद कर दिया। ये दोनों देशों के बीच में विवाद का पक्ष है। तो उम्मीद करता हूँ कि भारत और अमेरिका के बीच में कॉन्क्रीट क्या क्या विवाद है, क्या क्या सकारात्मक पॉइंट है, मैंने सभी आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश की है। सैनिटाइजर पे 18% लगेगा जीएसटी, एक बार देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको भी एक बार आप पढ़ सकते हैं कि भारत के प्रति आक्रामक रवैये से जाहिर होता है चीन की दुर्भावना। ओके, आज हमारे पास इतना ही न्यूज़ था। आज हमारे पास वैसे भी बहुत खास न्यूज़ नहीं था डिस्कशन को लेकर के। तो चलिए क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, जीडीपीआर इसे कहा गया। तो जीडीपीआर जो है ये चर्चा में क्यों था कि इन्होंने डाटा के उल्लंघन को लेकर के कठोर कानून बनाया था। जो ये देश हैं, ये देश ने डाटा के उल्लंघन को लेकर के काफ़ी कठोर कानून बनाया था, और इसी देश को देखते हुए इंडिया ने BN श्रीकृष्णा समिति बनाई थी। समिति का याद नाम रख लेना, BN श्रीकृष्णा समिति। न्यायमूर्ति थे BN श्रीकृष्णा समिति। और इस समिति के रिकमेंडेशन पे भारत सरकार भी डाटा प्रोटेक्शन लॉ ला रही है, यानी किस तरह से डाटा प्रोटेक्ट किया जा सके। अगर आपने अमेजन पे कोई सामान परचेज किया है, तो उस सामान के साथ आपका डाटा कहीं स्टोर होता है, उसे किस तरह से इंडिया के क्षेत्र में ही स्टोर किया जा सके। तो इसके लिए BN श्रीकृष्णा समिति के सिफारिश पे ही सरकार डाटा प्रोटेक्शन बिल लेकर आई है। अभी तक एक्ट नहीं बना है। 2019 में सरकार बिल लाई थी, और यूपीएससी ने 2019 में ही क्वेश्चन ये पूछा, और वो बिल किस पे बेस्ड था? वो बिल प्रभावित था GDPR को लेकर के, जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन को लेकर के। और GDPR कौन सा देश लाई थी? तो यूरोपीय यूनियन लाई थी। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी, इसका बिल्कुल सही है। यूरोपीय यूनियन एक कठोर डाटा कानून लाई जिसे GDPR कहा गया, और उसी का अनुसरण करते हुए भारत में एक समिति बनी BN श्रीकृष्णा समिति। उसी समिति के रिकमेंडेशन पे एक कानून सरकार लेकर आ रही है, डाटा प्रोटेक्शन बिल सरकार लेकर आ रही है, लेकिन अभी तक वो एक्ट नहीं बना है, अभी संसद के पटल पे रखा हुआ है, वो संसद से पारित नहीं हुआ। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का न्यूज़ आपको क्लियर हो गया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग के साथ शेयर कर दें इसे, और साथ ही साथ लाइक कर दें। थैंक यू।